आज हम इस वीडियो में ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या है और गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लिया गया है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन? साइमल्टेनियस इलेक्शन, पॉपुलरली रेफर्ड टू एज वन नेशन वन इलेक्शन, means holding elections to Lok Sabha, all state legislative assemblies and urban and rural local bodies, municipalities and panchayats at the same time. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन ये कह रहा है कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो इलेक्शन होता है और म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत का जो इलेक्शन होता है, वो सब एक साथ किया जाए। तो इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी का एस्टेब्लिश किया गया था, जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है इस साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर। तो इस रिपोर्ट में क्या है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो पिक्चर है, ये उस हाई लेवल कमेटी का फर्स्ट मीटिंग है जो जोधपुर ऑफिस हॉस्टल न्यू दिल्ली में हुआ था। उस कमेटी के मीटिंग हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद थे और ये है उस कमेटी का मेंबर्स। स्पेशल इनवाइटी हमारे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल थे और उस कमेटी का सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन चंद्र थे। तो ये पिक्चर है जो इस कमेटी ने वो रिपोर्ट को सबमिट किया है हमारा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। तो ये हाई लेवल कमेटी एस्टेब्लिश हुआ था सितंबर 2, 2023 एंड हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन 14 मार्च 2024। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट था जिसमें 21 वॉल्यूम, 18,626 पेज, 11 चैप्टर्स प्लस एनेक्सियर्स। एनेक्सियर्स मतलब ये सप्लीमेंट्री मटेरियल्स व डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं जो मेन रिपोर्ट के साथ अटैच किया है टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। 47 पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने ओपिनियन सबमिट किया है इस आइडिया के ऊपर, 32 ने सपोर्ट किया है और 15 ने ओपोज किया है। The report has recommended that election to Lok Sabha and state assemblies should be held at the same time, and subsequently elections to local bodies, municipalities and panchayats too should be synchronized so that they are held within 100 days of the simultaneous state and national election. तो ये जो आइडिया है, जो लोकसभा का इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत का इलेक्शन जो एक साथ करने का जो आइडिया है, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसीलिए ये कमेटी ने रेकमेंड किया है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन एक साथ हो और उसके बाद विद इन 100 डेज म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत का इलेक्शन एक साथ किया जाए। तो इसके लिए ये कमेटी ने सजेस्ट किया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 15 अमेंडमेंट्स किया जाए in the form of both new provisions and changes to existing provisions। कुछ नया प्रोविजन लाया जाए और जो ऑलरेडी है उसको चेंज किया जाए, और ये सब होगा थ्रू 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। फर्स्ट बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और सेकेंड बिल द यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और इन दोनों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन दिसंबर 17, 2024। तो ये फर्स्ट बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024, इस बिल में ये 3 आर्टिकल को अमेंड करने का प्रपोजल दिया गया है। आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, आर्टिकल 327 और एक नया आर्टिकल भी इंसर्ट किया जाएगा, वो है आर्टिकल 82A। The bill will deal with the transition to a simultaneous election system
and the procedure for fresh elections to Lok Sabha or a state assembly before the expiration of their stipulated 5-year term. According to the Kovin Committee, this bill can be passed by Parliament without the requirement or consultation with state governments or ratification by state assemblies. इस बिल को पास करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का कंसल्टेशन और स्टेट असेंबलीज का रेटिफिकेशन इस बिल में जरूरी नहीं है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये एक प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसमें आर्टिकल 325 को अमेंड करने का प्रपोजल दिया गया है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल। नेक्स्ट एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया जाएगा जिसमें जो है आर्टिकल 324A, इसमें म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत का साइमल्टेनियस इलेक्शन कैसे किया जाए वो सब डिस्कस करेंगे। Under Article 368 subclause 2 of the Constitution of India, ratification by not less than half of the states will be required to carry out amendments to the second constitutional amendment bill. इस बिल को पास करने के लिए स्टेट्स की रेटिफिकेशन जरूरी है। रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अमेंडमेंट्स टू द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये एक प्रोपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और इस बिल में आर्टिकल 325 को अमेंड करने का प्रपोजल दिया गया है। और किसमें अमेंड किया जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। और नेक्स्ट एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया है आर्टिकल 324A, जिसमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत को डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट ये सेकेंड बिल है जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है, द यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इसमें अमेंड करने का प्रपोजल दिया गया है। अमेंड क्या किया जाएगा? अंडर सेक्शन 5 ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963, इसमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा। कहां किया जाएगा? सेक्शन 5, जिसके अंडर ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बताया जाता है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा। किसमें? अंडर सेक्शन 17, जो बताता है ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज है वो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। इन सब यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर में उनका खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है। जो सेकेंड बिल पास किया गया है, जो आपने ऑलरेडी इसमें देखा है, जो सेकेंड बिल पास किया गया है उस बिल में अमेंडमेंट्स लाया जाएगा। कहां पे? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। क्योंकि ये दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन 3 यूनियन टेरिटरीज में उनके खुद के लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो चेंज किया जाएगा। तो ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। तो ये अमेंडमेंट कहां लाया जाएगा?
देखिए ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो ये एक्ट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, ये उसका ओरिजिनल एक्ट है। इस ओरिजिनल एक्ट में चेंजेस लाया जाएगा। कहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने रेड कलर से लिखा है, ये शैल के बाद कम टू एंड विद द एक्सपायरेशन ऑफ द फुल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन को चेंज किया जाएगा, यही अमेंडमेंट है। और इसमें देखिए ये ओरिजिनल एक्ट है, इसमें ये देखिए शैल के बाद ये लाया जाएगा कम टू एंड विद द एक्सपायरेशन ऑफ फुल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये ओरिजिनल एक्ट है, ये वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल एक्ट है। इसमें जो अमेंडमेंट लाया जाएगा वो क्या है, वो है शैल के बाद कम टू एंड विद द एक्सपायरेशन ऑफ फुल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें फिर से ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में चेंज किया जाएगा। यह है उसका ओरिजिनल एक्ट, और इसमें चेंज क्या लाएंगे, वो है शैल के बाद कम टू एन एंड विद द एक्सपायरेशन ऑफ फुल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, इस वन नेशन वन इलेक्शन में जितनी भी हमारे आर्टिकल्स को अमेंड किया गया है, उस आर्टिकल्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये है आर्टिकल 83, ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 83 का जो सब क्लॉज 1 है, ये कहता है कि द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा जो डिसॉल्व नहीं होता है, इसमें सिर्फ 1/3 ऑफ द मेंबर्स thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provision made in that behalf by parliament by law। राज्यसभा जो डिसॉल्व नहीं होता है, इसमें सिर्फ 1/3 मेंबर्स रिटायर होता है आफ्टर एवरी 2 years। आर्टिकल 83 के सब क्लॉज 2 कहता है कि द हाउस ऑफ द पीपल, जो लोकसभा अगर जल्दी डिसॉल्व ना हो तो इसका ड्यूरेशन 5 साल है, फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर, एंड द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 years शैल ऑपरेट एज ए डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। लोकसभा का जो ड्यूरेशन है वो है 5 साल। अगर जल्दी डिसॉल्व ना हो तो वो 5 years तक रहता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी चल रहा है, अगर इमरजेंसी चल रहा है, तो पार्लियामेंट इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है अप टू 1 year, and not extending in any case beyond a period of 6 months after the proclamation has ceased to operate। अगर इमरजेंसी खत्म हो जाए तो विदिन 6 month लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है वो है आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 में। ये जो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है जो है 5 साल, इसको आप इस 5 year पीरियड को आप कहा जाएगा फुल टर्म। नेक्स्ट आर्टिकल 172, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट, यानी कि जो विधानसभा है, स्टेट्स का जो विधानसभा है, उसका भी ड्यूरेशन 5 years है। अगर जल्दी डिसॉल्व ना हो तो उसका ड्यूरेशन 5 years है, वो 5 साल तक रहता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर इमरजेंसी है तो पार्लियामेंट इस 5 years को एक्सटेंड कर सकता है अप टू 1 year, और जब इमरजेंसी खत्म हो जाए तो विदिन 6 month लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट, यानी कि विधान परिषद जो डिसॉल्व नहीं होता है, इसमें भी 1/3 मेंबर्स आफ्टर एवरी 2 years रिटायर हो जाता है।
इसमें जो अमेंडमेंट लाया गया है वो है 172 सब क्लॉज 1 में। जो विधानसभा का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल है। अब इस 5 साल को चेंज करके उसका नाम होगा फुल टर्म। इस 5 साल को हम फुल टर्म के नाम से जाना जाएगा आफ्टर द अमेंडमेंट। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है, आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक प्रोविजन with respect to all matters relating to or in connection with elections to either house of the parliament or to the house or either house of the legislature of a state, including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituency and all other matter necessary for securing the due constitution of such house or houses. आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देता है ताकि वो रूल्स बना सके, कुछ गाइडलाइंस दे सके इलेक्शन के मामले में। वो इलेक्शंस जो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का हो या फिर हाउस का हो या फिर आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट हो, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के मामले में, द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जो भी मैटर हो जो इस इलेक्शन को स्मूथली रन करने में मदद करे, उसमें पार्लियामेंट थोड़ा बहुत रूल्स और गाइडलाइंस दे सकता है। अब इसको अमेंड करने के बाद ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसको ऐड किया जाएगा। द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसको ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 325, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन or to claim to be included in a special electoral roll on the grounds of religion, race, caste or sex. There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either house of the parliament or to the house or either house of the legislature of a state, and no person shall be ineligible for the inclusion in any such roll or claim to be included in any special roll for any such constituency on the grounds of a religion, race, caste, sex or any of them. तो ये जो इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शन टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और टू द हाउस और आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, सो इस इलेक्शन में किसी भी पर्सन को इस इलेक्टोरल रोल में, यानी कि ये कहना चाहता है कि नो मैटर वो पर्सन जो भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का हो और सेक्स का हो, उसमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। उसका नाम उस इलेक्टोरल रोल में लाया जाएगा, उसको इसकी वजह से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। अब ये आर्टिकल 325 चेंज होके ये बना है कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा। अब से ये एक सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा और यहां पे हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट और म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, पहले ये म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का जो इलेक्टोरल रोल था वो सेपरेट इलेक्टोरल रोल था, लेकिन अब से ये एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनेगा सबसे। ये हाउस ऑफ आइदर इलेक्शन फॉर हाउस ऑफ द पीपल हो, लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट हो, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, ये सब एक सिंगल इलेक्टोरल रोल में लाया जाएगा। आर्टिकल 243 के इलेक्शंस टू पंचायत, सब क्लॉज 1, द सुप्रिटेंडेंट्स direction and control of the preparation of electoral rolls for the conduct of all elections to panchayat shall be vested in a state election commission consisting of a state election commissioner,
टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो आर्टिकल 243 के पंचायत के इलेक्शंस में डील करता है और इसके सब क्लॉज 1 कहता है कि द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन ए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो इलेक्टोरल रोल जो प्रिपरेशन करने में जो डायरेक्शन और कंट्रोल है, वो कंट्रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जिनमें एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है और इस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नर अपॉइंट करता है। इसको अमेंड किया गया है। इसको अमेंड कैसे किया गया है? इसको अमेंड देखिए, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास था, जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल, जो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने के लिए जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल किसके ऊपर था? स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर था। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अब चेंज होके इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। ये पावर एंड कंट्रोल अब इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, जो ये इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेंगे। और जो भी ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर चुका है, उस सब को रिप्लेस करेगा वो नया इलेक्टोरल रोल जो इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करेगा। अब ये सब क्लॉज 3 और 4, सब क्लॉज 2, 3 और 4, इसमें इतना डिटेल्स हम नहीं जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 243 ZA ये डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में। इसमें देखिए फिर से सेम ही बात है। द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, जो ये पंचायत के इलेक्शन के लिए जो ये इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाता है, उसका सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल किसके ऊपर में है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर में है। ओके, स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर में है। अब नेक्स्ट सब क्लॉज 2 कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट मे बाय लॉ मेक प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद द इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, सब क्लॉज 2 हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। सब क्लॉज 1 में ध्यान देते हैं। अब ये देखिए, ये जो सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल, जो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने में जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल किसके ऊपर था? स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर था। अब ये चेंज होके, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन चेंज होके इलेक्शन कमीशन बन जाएगा। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन चेंज होके इलेक्शन कमीशन बन जाएगा। मतलब कि ये जो कंट्रोल, जो इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करने में जो कंट्रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास था, अब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन चेंज होके इलेक्शन कमीशन बन जाएगा। मतलब इलेक्शन कमीशन अब ये इलेक्टोरल रोल तैयार करेगा। और जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्टोरल रोल तैयार करके गया है, वो सब रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस कौन करेगा? वो नया इलेक्टोरल रोल जो इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर करेगा। सब क्लॉज 2 में इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बेसिकली सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट। अब इसमें लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट नियम बना सकता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर स्टैट्यूट्स। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अमेंडमेंट्स लाया गया है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ नया अमेंडमेंट्स और नया आर्टिकल्स जो इनपुट किया गया है वो भी डिस्कस करेंगे। और ये सब डाटा वो जो कोविन कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाया था, उस रिपोर्ट से ये सब डाटा लिया गया है। आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि लोकसभा का जो 5 ईयर पीरियड है, उस 5 ईयर पीरियड को अब फुल टर्म के नाम से जाना जाएगा। आर्टिकल 83 सब क्लॉज 3, ये जो सब क्लॉज 3 है, ये नया इनपुट किया गया है। ये बेसिकली ये अनएक्सपायर्ड टर्म को डिफाइन करता है। अब ये अनएक्सपायर्ड टर्म क्या है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
अगर समझ में ना आए तो नो प्रॉब्लम, मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में ग्राफ बनाया है, उस ग्राफ से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आर्टिकल 83 सब क्लॉज 4, ये जो सब क्लॉज 4 है ये भी नया इनपुट किया गया है। वीडियो को पॉज करके ये क्लॉज आप पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में ना आए नो प्रॉब्लम, मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगा। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 172 सब क्लॉज 1, ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी डिस्कस किया गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो ये 5 ईयर टर्म है उसको आप चेंज करके वो अब फुल टर्म के नाम से जाना जाएगा। आर्टिकल 172 सब क्लॉज 3, ये नया इनपुट किया गया है, ये अनएक्सपायर्ड टर्म को डिफाइन करता है। एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। आर्टिकल 172 सब क्लॉज 4, ये भी नया इनपुट किया गया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझा दूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल 82 सब क्लॉज ए, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 82A, ये एक नया आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाया जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बाय नोटिफिकेशन इशूड ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल आफ्टर ए जनरल इलेक्शन bring into force the provision of this article, and that date of notification shall be called the appointed date. Article 82 subclause 2, notwithstanding anything in Article 83 and 172, all the state legislative assemblies constituted in any general election held after the appointed date shall come to an end on the expiry of the full term of the House of the People. अब इस अपॉइंटेड डेट के बाद, ये अपॉइंटेड डेट देने के बाद, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन एनी जनरल इलेक्शन, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो गया है, वो सब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस अपॉइंटेड डेट देने के बाद सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लोकसभा के साथ ही डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 82 सब क्लॉज 3, ये आर्टिकल बेसिकली, ये जो आर्टिकल 82 सब क्लॉज 3 है, ये बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन का डिफिनेशन देता है। शैल मीन जनरल इलेक्शन हेल्ड फॉर कंस्टिट्यूटिंग द हाउस ऑफ द पीपल एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज टुगेदर। मीन्स साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब है लोकसभा का इलेक्शन, ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन, या स्टेट्स का हो या यूनियन टेरिटरीज का हो, ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन ये एक साथ किया जाए। आर्टिकल 82 सब क्लॉज 3 बेसिकली साइमल्टेनियस इलेक्शन का डिफिनेशन देता है। आर्टिकल 82A सब क्लॉज 4, if the election commission is of the opinion that the elections to any legislative assembly cannot be conducted at the time of the general election, it may make a recommendation to the president to declare by an order that the election to that legislative assembly may be conducted at a later date. तो ये जो इलेक्शन है, अगर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन ये जनरल इलेक्शन में ना किया जाए, ओके, किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन, ये जनरल इलेक्शन जब हो रहा है, जब लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो इलेक्शन एक साथ हो रहा है, तो अगर किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन उस समय में ना हो तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से एक ऑर्डर डिक्लेयर किया जाएगा जो वो डेट स्पेसिफाई करेगा कि उस लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कब होगा। नेक्स्ट Article 82A subclause 5, where the elections to the state legislative assembly is deferred under sub-article 3, then notwithstanding anything contained in the article 172, the full term of the legislative assembly shall end on the same date as the end of the full term of the House of the People constituted in the general election.
तो अगर ये जो सब क्लॉज 3 में किया गया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का बात किया गया था सब क्लॉज आर्टिकल सब क्लॉज 3 में, आर्टिकल 82A सब क्लॉज 3 में, इसमें आर्टिकल 82A सब क्लॉज 3 में जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का बात किया गया था, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन अगर एक साथ ना होके थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा दिन बाद हो, तो भी ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा दोनों एक साथ ही एक्सपायर होगा। नो मैटर इफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन थोड़ा दिन के बाद हो, उसके बाद भी लोकसभा का एक्सपायरी डेट और लेजिस्लेटिव असेंबली का एक्सपायरी डेट सेम होगा। आर्टिकल 324A, ये आर्टिकल ये भी नया इनपुट किया गया है। ये आर्टिकल उस प्रोविजन के बारे में बात करता है जो प्रोविजन बनाया जाएगा इन ऑर्डर टू हैव इलेक्शंस टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत साइमल्टेनियसली विद द जनरल इलेक्शन। आर्टिकल 324A ये कहता है कि पार्लियामेंट वो सब प्रोविजन बनाया जाए ताकि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत का इलेक्शन एक साथ हो विथ द जनरल इलेक्शंस। नेक्स्ट आर्टिकल 325 सब क्लॉज 2, इस आर्टिकल को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल 325 सब क्लॉज 3, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन रेफर टू इन सब आर्टिकल 2, ये नोटिफिकेशन डेट देने के बाद, notwithstanding anything contained in Article 243K and 243ZA and Article 324, the electoral rolls referred to in sub-article 2 shall be made by the Election Commission in consultation with the state election commissions established in the states. The electoral roll prepared under this sub-article shall substitute any electoral roll prepared earlier by either election commission under article 325 or the state election commissions under article 243K and article 243ZA। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो द इलेक्टोरल रोल referred to in sub article 2 shall be made by the election commission in consultation with the state election commission। यानी कि जो इलेक्टोरल रोल पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाता था, अब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं बनाएगा, उसके बदले में इलेक्शन कमीशन ये इलेक्टोरल रोल बनाएगा इन कंसल्टेशन विद स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल पहले बना चुका है वो सब रिप्लेस हो जाएगा, किससे? ये न्यू इलेक्टोरल रोल से जो इलेक्शन कमीशन अब बनाएगा। आर्टिकल 327 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आफ्टर द वर्ड्स डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी द वर्ड्स कंडक्ट ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल बी एडेड। आप प्रीवियसली जो थोड़ा सा प्रीवियस जाके इस वीडियो के थोड़ा प्रीवियस जाके आप देख सकते हैं, आर्टिकल 327 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, ये जो द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 का जो सेक्शन 5 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। उसमें क्या अमेंडमेंट लाया जाएगा ये देखिए। द लेजिस्लेटिव असेंबली अनलेस सूनर डिसॉल्व shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of 5 years shall come to an end। पहले जो भी था, shall के बाद पहले जो भी था वो रिप्लेस करके अब ये आएगा come to end with the expiration of the full term of the house of the people। ये भी हमने पहले डिस्कस किया गया है। अब थोड़ा सा वीडियो पहले में स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो अमेंडमेंट लाया गया है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 सब क्लॉज 5 में जो अमेंडमेंट लाया गया है वो भी हमने पहले डिस्कस किया गया है। इस शेल के बारे में जो भी था वो सब रिप्लेस होके अब होगा कम टू एंड विद द एक्सपायरेशन ऑफ द फुल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट,
जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का जो सेक्शन 17 का भीतर में जो अमेंडमेंट किया गया है, वो फिर से एक ही बात, शैल के बाद कम टू एंड विद द एक्सपायरेशन ऑफ फुल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तो नेक्स्ट, स्कीम फॉर कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो ये 2 स्टेप में किया जाएगा। साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ अपॉइंटेड डेट। So simultaneous election, House of the People, State Legislative Assembly, as per the declared schedule, term of assembly will expire with the end of the full term of the House of the People। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन या हंग हाउस और किसी अदर रीजंस के लिए ये हाउस ऑफ द पीपल अगर डिसॉल्व हो जाए, तो टेन्योर ऑफ द न्यू हाउस ऑफ द पीपल शैल बी फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द हाउस। ये सब हम समझेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर डिसॉल्व हो जाए किसी भी कारण के वजह से, तो टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी को टर्मिनियस विद द एक्सपायरी ऑफ फुल टर्म ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ये भी हम समझेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में विद इन 100 डेज ऑफ द फर्स्ट स्टेप म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत का इलेक्शन होगा। इलेक्शंस टू बी कंडक्टेड विद द हाउस ऑफ द पीपल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद इन 100 डेज आफ्टर द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, ये ग्राफ है जिसके द्वारा मैं ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रोसीडियर है वो मैं समझाने वाला हूँ। तो इस साल 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, ये है उसका डेट 19 अप्रैल टू 1 जून। ये लोकसभा 18th लोकसभा था और इस लोकसभा का फर्स्ट सीटिंग जून 24, 2024 में हुआ था। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2, लोकसभा का जो टर्म होता है, अगर वो जल्दी डिसॉल्व ना हो तो लोकसभा का जो टर्म होता है वो होता है 5 years अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2। तो नेक्स्ट लोकसभा का जो इलेक्शन होगा वो होगा 2029 में। अब 2029 का इलेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए ये जो डेट आप देख रहे हैं ये एक एज्यूम डेट है। तो मान लीजिए कि 2029 का लोकसभा मान लीजिए कि 15 अप्रैल टू 5 जून तक होता है और इस लोकसभा का फर्स्ट मीटिंग, मान लीजिए इस लोकसभा का फर्स्ट सीटिंग 5 जुलाई 2029 में होता है। अब ये जो 18th लोकसभा था, जो इस साल 2024 का जो लोकसभा है, वो 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो जल्दी डिसॉल्व ना हो तो वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 लोकसभा का जो टर्म है वो है 5 साल। तो इस साल का जो लोकसभा है दैट इज द 18th लोकसभा 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए कि जून 23, 2029 में ये 18th लोकसभा डिसॉल्व होता है। अब जो 2029 का जो लोकसभा का इलेक्शन होने के बाद जो उसका फर्स्ट सीटिंग होगा, तो मान लीजिए कि वो 5 जुलाई में फर्स्ट सीटिंग होता है और इस फर्स्ट सीटिंग में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82A सब क्लॉज 1, इस फर्स्ट सीटिंग के दिन में प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन लाएगा और उस नोटिफिकेशन में एक डेट होगा। उस डेट को हम अपॉइंटमेंट डेट कहेंगे और उस डेट देने के बाद यानी कि फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स द 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो लॉ है, इस डेट के बाद अब ये लॉ चालू हो गया है। मान लीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इस साल लोकसभा में, मान लीजिए कि वो पास हो जाता है और वो बिल एक लॉ बन जाता है। तो जब 2029 का जो लोकसभा का फर्स्ट सीटिंग होगा, इस दिन
मान लीजिए ये 5 जुलाई है, इस दिन प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन एक डेट लाएगा, उस डेट को हम अपॉइंटेड डेट कहेंगे। और इस डेट देने के बाद यानी कि अब से आज दिन के बाद ये वन नेशन वन इलेक्शन का लॉ अब चालू हो गया है। अब नेक्स्ट, नाउ साइमल्टेनियस इलेक्शन इस अपॉइंटेड डेट देने के बाद अब साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन बी हेल्ड एज अर्ली एज 2034 में अब हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक एज्यूम डेट है 2034 का लोकसभा इलेक्शन 21 अप्रैल टू 3 जून में होता है और ये साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा। ये डेट एक एज्यूम डेट है, ये डेट और ये डेट भी एक एज्यूम डेट है क्योंकि अभी तक 2029 का लोकसभा नहीं हुआ है, तो ये एक एज्यूम डेट है। नेक्स्ट ये जो स्लाइड है ये है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। प्रीवियसली जो ये स्लाइड था ये लोकसभा के बारे में था, अब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। देखिए इस साल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मैंने एक स्टेट लिया है जो है हरियाणा का इलेक्शन, ये 5 अक्टूबर में हुआ था और ये इलेक्शन 18th हरियाणा लोकसभा इलेक्शन है। जो इस साल का जो हरियाणा का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हुआ था वो है 18th हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इसका इलेक्शन 5 अक्टूबर में हुआ था और इसका फर्स्ट सीटिंग, इस हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट सीटिंग अक्टूबर 25, 2024 में इसका फर्स्ट सीटिंग हुआ था। अब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 172 सब क्लॉज 2 ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है वो है 5 इयर्स। अगर जल्दी डिसॉल्व ना हो तो इसका टर्म 5 इयर्स तक होता है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट 2029 में इसका इलेक्शन होता है और ये जो 18th हरियाणा लोकसभा यानी कि इस साल का जो हरियाणा का लोकसभा है वो 2029 में 25 अक्टूबर 2029 में ये 18th लोकसभा डिसॉल्व होता है। 5 साल के बाद ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होता है। अब मान लीजिए ये एक एज्यूम डेट है 5 अक्टूबर, मान लीजिए कि नेक्स्ट जो 2029 में हरियाणा का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 5 अक्टूबर में होगा, मान लीजिए। अब इसका नेक्स्ट जो इसका इलेक्शन के बाद जो इसका फर्स्ट सीटिंग होगा वो मान लीजिए कि ये 5 नवंबर 2029 में होगा, यानी कि द 19th हरियाणा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फर्स्ट सीटिंग होगा वो होगा 5 नवंबर 2029 मान लीजिए। नेक्स्ट ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये जो लोकसभा का इस साल जो लोकसभा का फर्स्ट सीटिंग था वो जून 24 था और इस लोकसभा अगर सूनर डिसॉल्व ना हो, आगे ही डिसॉल्व ना हो तो वो 5 साल तक रहेगा। 5 साल के बाद ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा और फिर नया लोकसभा के लिए मान लीजिए कि ये है उसका इलेक्शन डेट, नया लोकसभा जो 2029 का लोकसभा उसके लिए मान लीजिए ये उसका इलेक्शन डेट है और मान लीजिए कि 5 जुलाई उसका फर्स्ट सीटिंग होगा। इस फर्स्ट सीटिंग में प्रेसिडेंट वो अपॉइंटेड डेट देगा और उस अपॉइंटेड डेट देने के बाद उस डेट से, अपॉइंटेड डेट मतलब उस डेट के बाद ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो लॉ है वो लागू हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में अगर पास होके अगर लॉ हो गया है तो वो लॉ उस अपॉइंटेड डेट के बाद लागू हो जाएगा। अब इस डेट के बाद नेक्स्ट 2029 में जो स्टेट लेजिस्लेटिव जो हरियाणा का इलेक्शन होगा वो मान लीजिए कि 5 अक्टूबर में होता है। देखिए एक ही दिन में इलेक्शन नहीं हुआ है, लोकसभा का इलेक्शन और लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन वो अलग अलग
दिन में हुआ है, ओके, अलग अलग महीने में हुआ है। तो मान लीजिए कि 5 अक्टूबर में हरियाणा का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है 2029 का। अब उसके बाद मान लीजिए कि उसका फर्स्ट सीटिंग, जो इस लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फर्स्ट सीटिंग होगा हरियाणा का, मान लीजिए ये फर्स्ट सीटिंग 5 नवंबर 2029 में होता है। तो इस अपॉइंटेड देने के बाद अब देखिए कि ये जो लोकसभा 2029 का जो लोकसभा इलेक्ट हुआ है, वो लोकसभा और ये हरियाणा का लेजिस्लेटिव असेंबली जो इलेक्ट हुआ है 2029 का, उन दोनों का इलेक्शन अलग अलग महीने में हुआ है और उनका फर्स्ट सीटिंग भी अलग अलग दिन में हुआ है, ओके। ये 5 जुलाई, ये 5 नवंबर। लेकिन ये दोनों हाउसेस, ओके, ये लोकसभा और ये लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द अपॉइंटेड डेट, जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अब लागू हो गया है, ये दोनों हाउसेस देखिए एक ही दिन में डिसॉल्व होगा। दैट इज आफ्टर 5 इयर्स, जो अब 5 इयर्स अब हम कहेंगे फुल टर्म, ये फुल टर्म होने के बाद ये दोनों हाउसेस एक ही दिन में डिसॉल्व होगा। मान लीजिए ये वो दिन है 4 जुलाई, द 19 लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोथ गेट डिसॉल्व, ओके। यही है इस स्लाइड का इंपॉर्टेंस कि इस अपॉइंटेड डेट देने के बाद जब ये वन नेशन वन इलेक्शन का जब बिल अब लागू हो, का जो लॉ अब लागू हो गया है, उसके बाद नो प्रॉब्लम, ये दोनों हाउसेस का जो इलेक्शन है अलग अलग दिन में हुआ है और इसके फर्स्ट सीटिंग भी अलग अलग दिन में हुआ है। लेकिन इसका जो ये दो हाउस जो डिसॉल्व होगा वो एक ही दिन में होगा। और ये मान लीजिए ये है वो दिन 4 जुलाई 2034, मान लीजिए ये वो दिन है जब ये दोनों हाउसेस एक ही दिन में डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये जो 2029 और 2034 के बीच में जो 5 इयर्स है, 5 साल है, इसको मैंने ये मैग्नीफाइड ग्लास देके इसको मैंने समझाया है 2029 से 2034 तक। इसमें हमने डिस्कस किया था फुल टर्म, ओके। ये लोकसभा और ये लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों एक ही दिन में डिसॉल्व होता है और दोनों ही अपने फुल टर्म करने के बाद डिसॉल्व हुआ है, ओके। इस स्लाइड में मैंने ये दिखाया है कि ये जो लोकसभा और ये लेजिस्लेटिव असेंबली, नो मैटर कि उन दोनों का फर्स्ट सीटिंग अलग अलग दिन में हुआ है, लेकिन ये दोनों ही अपने फुल टर्म करने के बाद एक ही दिन में डिसॉल्व हुआ है। ये मैंने कहा इस स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, अगर फुल टर्म मतलब कि अगर जल्दी डिसॉल्व हो जाए, लेट्स से नो कॉन्फिडेंस मोशन और किसी दूसरे रीजन के कारण अगर ये मान लीजिए कि लोकसभा, अगर ये हाउस विदाउट कंप्लीटिंग इट्स फुल टर्म ये जल्दी डिसॉल्व हो जाए, इट डिसॉल्व्स सून, तो क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए 2029 का जो लोकसभा का फर्स्ट सीटिंग था वो मान लीजिए वो 5 जुलाई है। अब ये फुल टर्म है, उसका फर्स्ट सीटिंग तक जो 5 years, आफ्टर 5 years इट विल गेट डिसॉल्व। अब देखिए अगर ये फुल टर्म ना हो और ये यहीं पर डिसॉल्व हो जाए, ये 15 अप्रैल 2032 में ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाए,
जो भी लोकसभा 2029 में आएगा वो लोकसभा अगर वो फुल टर्म ना कर पाए और वो जल्दी डिसॉल्व हो जाए, दैट इज ऑन अप्रैल 15 2032 में अगर वो डिसॉल्व हो जाए, तब क्या होगा? तब एक फ्रेश सिलेक्शन होगा, एक फ्रेश सिलेक्शन होगा और उस इलेक्शन को हम कहेंगे मिड टर्म इलेक्शन। एक फ्रेश सिलेक्शन होगा और उस फ्रेश सिलेक्शन में एक नया लोकसभा बनाया जाएगा। और मान लीजिए कि उस लोकसभा 15 मई 2032 में उस लोकसभा का, वो जो नया लोकसभा बना है, उस लोकसभा का फर्स्ट सीटिंग होता है मान लीजिए। तो ये लोकसभा जितना टर्म सर्व करेगा, ओके, ये देखिए, पहले अगर डिसॉल्व ना होता तो ये लोकसभा 2029 का लोकसभा 5 साल करते और वो इस दिन 4 जुलाई 2034 में डिसॉल्व होता। लेकिन अगर वो जल्दी डिसॉल्व हो जाए, मान लीजिए अप्रैल 15 में अगर ये लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो एक नया इलेक्शन किया जाएगा। उस इलेक्शन को कहेंगे मिड टर्म इलेक्शन और उस इलेक्शन में एक नया लोकसभा बनाया जाएगा। और मान लीजिए कि 15 मई का उस नया लोकसभा का फर्स्ट सीटिंग होता है। अब ये नया लोकसभा जो टर्म सर्व करेगा, उस टर्म का नाम है अनएक्सपायर्ड टर्म। और ये जो टर्म सर्व, उसका नाम है अनएक्सपायर्ड टर्म। और ये अनएक्सपायर्ड टर्म देखिए, अगर डिसॉल्व ना होता तो यहां से यहां तक लोकसभा का टर्म होता। अब डिसॉल्व हो गया है तो इस नया लोकसभा टर्म सिर्फ इतना ही करेगा। ये जो पहला अगर डिसॉल्व ना होता तो ये डिसॉल्व होता 4 जुलाई, अपना फुल टर्म करने के बाद 4 जुलाई 2034 में डिसॉल्व होता। अगर मान लीजिए कि आगे ही डिसॉल्व हो जाए तो एक नया इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन को हम मिड टर्म इलेक्शन कहेंगे। मान लीजिए उसका फर्स्ट सीटिंग 15 मई होता है और इस नया लोकसभा सिर्फ इतना ही टर्म सर्व करेगा, सिर्फ इतना ही टर्म सर्व करेगा जितना भी उसका लेफ्ट है, सिर्फ इतना ही टर्म, दैट इज 2032 टू 2034 तक ही ये सर्व करेगा। और उस सर्व करने का जो टर्म है उसको कहता है अनएक्सपायर्ड टर्म। और ये इस दिन 4 जुलाई 2034 में डिसॉल्व होगा। अब डिसॉल्व होगा तो यहां पे अगर अगेन एक फ्रेश इलेक्शन होगा और एक नया लोकसभा बनाया जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्लाइड ये लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। पहला स्लाइड में हमने लोकसभा का जो मिड टर्म इलेक्शन ये समझा। ये स्लाइड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में है। अब ये जो 2029 में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होगा, मान लीजिए कि ये 5 अक्टूबर है और ये उसका फर्स्ट सीटिंग 5 नवंबर 2029 में होता है। इस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फर्स्ट सीटिंग, वो मान लीजिए कि वो 5 नवंबर 2029 में होता है। अब ये होगा उसका फुल टर्म, ये होगा उसका फुल टर्म और वो 2034 में डिसॉल्व होगा। ओके, ये उसका फर्स्ट सीटिंग है 5 नवंबर और ये लेजिस्लेटिव असेंबली जाके, अगर ये सूनर डिसॉल्व ना हो तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली जाके ये 4 जुलाई 2034 में डिसॉल्व होगा। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन या किसी भी रीजन के लिए जल्दी डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए कि ये जो हरियाणा का लेजिस्लेटिव असेंबली है जो 2029 में इलेक्ट हुआ था, मान लीजिए कि ये 2031 में डिसॉल्व हो जाता है, 15 अगस्त 2031 में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए एक फ्रेश इलेक्शन होगा। उस फ्रेश इलेक्शन को हम मिड टर्म इलेक्शन कहेंगे। और मान लीजिए कि अगस्त 20 में ये मिड टर्म इलेक्शन होने के बाद एक नया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगा और मान लीजिए कि अगस्त 20 में इसका फर्स्ट सीटिंग होता है, इस नया लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट सीटिंग होता है। तो ये जो टर्म सर्व करेगा,
ये सिर्फ इतना ही टर्म सर्व करेगा जो मैं दिखा रहा हूं यहां पे, अगस्त 20 टू 4 जुलाई, ये इतना ही टर्म सर्व करेगा, यहां से लेके यहां तक। इस टर्म को कहते हैं अनएक्सपायर्ड टर्म, और वो इस नया लेजिस्लेटिव असेंबली इतना ही टर्म सर्व करेगा और फिर ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मेन जो इसका एम है वो यही है कि इलेक्शन, या फिर वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, वो चाहे कहीं भी हो, वो डिसॉल्व जो होगा वो एक ही टाइम पे डिसॉल्व होगा। नेक्स्ट है ये सिंगल इलेक्टोरल रोल। What is single electoral roll? A single electoral roll refers to a unified voter list that is used for all elections in the country, including nation, state, local elections, such as those for municipalities and panchayats. पहले जनरल इलेक्टोरल रोल था, अब वो चेंज होकर सिंगल इलेक्टोरल रोल बन गया है। अब ये एक यूनिफाइड वोटर लिस्ट होगा, ये लोकसभा के लिए भी होगा, नेशन लोकसभा के लिए भी होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी होगा और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी एक ही वोटर लिस्ट होगा। तो इसके लिए आर्टिकल 325 में अमेंडमेंट किया गया है, और द अमेंडमेंट विल एनेबल दैट ए सिंगल इलेक्टोरल रोल एंड single elector's photo identity shall be made by the Election Commission of India in consultation with State Election Commission established in the states. The electoral roll and elector's photo identity card prepared under this shall substitute any electoral roll and elector's photo identity card prepared earlier by the Election Commission of India under Article 325 or the State Election Commission under Article 343K and Article 243ZA. ये जो सिंगल इलेक्टोरल रोल होगा और एक सिंगल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड होगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे इन कंसल्टेशन विद स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश इन द स्टेट्स। द इलेक्टोरल रोल एंड इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो पहले मे बी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो बनाया है वो सब रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होके ये जो नया इलेक्टोरल रोल और नया इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है वो रहेगा, पहले जो भी बना था वो सब रिप्लेस हो जाएगा। और इसके लिए रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स की जरूरी होगा।